स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ये देखिए class, I hope my voice is clear. If it's not clear, then please let me know. अब आ रही है, ठीक है ठीक है, नहीं आ रही है, अब आ रही है. So now we'll continue with the lecture on base metal alloys which we took yesterday. ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे assignments पे. Regarding the assignments, I got the assignments from all the students except few. The names are Hussein, Manu, Naveed, Fatma, and Afshin Zaira. Please submit your assignments today, otherwise I'll submit your names in DME. क्योंकि फिलहाल अगर आपकी सप्ली भी है तो इस वक्त you are at stake. According to the instructions from the college administration, हमें सारे बच्चों को इस वक्त एकेडमिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है. अगर आपका ख्याल है कि आप में से किसी बच्चे की सप्ली है और यू आर नॉट सपोज टू सबमिट द असाइनमेंट्स, दैट्स नॉट करेक्ट. मेरे पास आज आपके असाइनमेंट्स आ जानी चाहिए. मैं काउंटर चेक भी करूँगी भी असाइनमेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी मुझे सुबह मिली हैं, मॉर्निंग में मिली हैं, और आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर और मैं यहाँ पर आ रही थी, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बाद में देखूँगी. लेकिन ये कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सबमिट कराई वो आज शाम तक ज़रूर सबमिट करा दें. आपको जब डेडलाइन दी जाती है तो डेडलाइन मीन्स डेडलाइन. आज मैं ये बात नहीं सुनूंगी कि कल आपका टेस्ट है तो आप ये नहीं कर सकते. ये 5 मिनट का काम था जिसमें आपने पूरा दिन लगा दिया. So I repeat, Hussein, Manu, Naveed, Fatima and Afshin Zahra, they have not submitted the assignments yet and we are waiting for them. Regarding the other assignments, पहली तो जो बात है कि मुझे कुछ 3-4 बच्चों ने टाइप करके भेजा. उनमें ज़ारा कामरान, अनफाल शहजाद, बिलाल खालिद, अरीशा खालिद और माजिद अली. आई अप्रिशिएट द कंसर्न कि आपने एटलीस्ट लिखा है, बेशक कॉपी पेस्ट किया है या जैसे भी इसको मेंशन किया है. एटलीस्ट यू टुक सम टाइम and you did your work. लेकिन next time please submit your assignments in your own handwriting. लिखवाने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ याद हो जाए. जब हम अपने हाथ से लिखते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं तो कभी ना कभी आपके जहन में वो ग्लिम्स रह जाता है कि आपने किसी वक्त अपने हाथ से लिखा था. अच्छा, इसमें जो बेसिक मिस्टेक थी, देखिए ये एक सवाल था, एक छोटा सा सवाल था, करीब 3 नंबर का सवाल आ जाए. इसमें बच्चों ने थोड़ी सी गलती की. मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स ऐसे मेटल्स को मेंशन करें जो हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं. तो आप इसका जवाब ऐसे लिखेंगे: कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का नाम आप अलग अलग लिखेंगे. ठीक है. फिर कॉपर, फिर आयरन, फिर बेरिलियम, फिर मैंगनीज, फिर सिलिकॉन, फिर बोरॉन एंड फिर इस तरह से आपने इसको लिखना है. कुछ बच्चों ने लिखा मैंगनीज एंड सिलिकॉन एलॉयज, कुछ ने लिखा मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन एलॉयज, किसी ने ब्रास का नाम भी लिखा. आप जिस भी आपने मेटल्स के नाम लिखने हैं, आपने एलॉयज के नाम नहीं लिखना है. एग्जाम में होता है कि जब आप एलॉय लिख देते हैं, जैसे अगर आप मोलिब्डेनम टंगस्टन एलॉय लिख देंगे तो एग्जामिनर उसको स्ट्रेट अवे क्रॉस कर देगा. उसका नाम पूछा है मेटल, आपने एलॉयज का नाम नहीं पूछा. आप अपने प्रोफेशनल ईयर्स में और आप डेंटिस्ट्री के साथ में कोई आपका मेजर सब्जेक्ट है. मेडिकल साइड पे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको लीवें मिल जाती है, लेकिन डेंटिस्ट्री में अपने डेंटल सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपकी इस तरह की मिस्टेक्स होंगी तो यू वोंट गेट द मार्क्स. So the answer is के the metals which increase the hardness of base metal alloys are cobalt, chromium, then molybdenum, tungsten, copper, iron, beryllium, manganese, silicon and boron. ठीक है जी. और नीचे मेटल आता है. मोस्टली बेस मेटल एलॉयज आर नाउ बीइंग यूज्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड है और ये लाइट वेट है. ठीक है. हार्डनेस का ताल्लुक एलॉय की पॉलिशिंग से है. वंस यू टेक द इम्प्रेशन ऑफ अ पेशेंट यू विल गेट अ कास्ट और अ मॉडल. वैसी कोरिंग जैसे आपने ओरल बायोलॉजी में मॉडल्स के लिए कोरिंग की थी, आप इम्प्रेशन को कोर करते हैं और फिर आपके पास एक मास्टर कास्ट आ जाती है. उस मास्टर कास्ट पे फाइनली क्राउन या ब्रिज जो भी बनाना है पेशेंट का वो बनता है. Once you get that prosthesis, which is either a crown or a bridge, now as a dentist or as a clinician, you are going to cement that crown inside the patient's mouth. Cementation करने से पहले आप उसको चेक कर लेते हैं कि वो पॉलिश्ड है. लैब वाले पॉलिशिंग करके फिनिशिंग करके भेजते हैं.
जो एलॉयज बहुत हार्ड होते हैं जैसे कि बेस मेटल एलॉयज, उनकी पॉलिशिंग करना मुश्किल होता है बिकॉज पॉलिशिंग इज एन एबिलिटी जिसमें मटेरियल जो है वो स्क्रैच को और इंडेंटेशन को रेजिस्ट करता है। स्क्रैच मीन्स रगड़ खाना, अगर आप उसको खुरचने की कोशिश करें तो वो खुरचा नहीं जाएगा। फिनिशिंग और पॉलिशिंग में यही दोनों काम होते हैं। फिनिशिंग में हो रही है कि जो मेजर एक्सेस एरियाज हैं, जैसे कुछ नॉचेस निकली हुई हैं, कुछ इरेगुलर एरियाज हैं, उनको थोड़ा सा ग्राइंड किया जाता है। और पॉलिशिंग में उसके ऊपर लस्टर या स्मूथ उसको करने के लिए ग्लेज लगाया जाता है जिससे वो शाइनी हो जाता है। बेस मेटल एलॉयज चूंकि बहुत हार्ड होते हैं सो इट इज डिफिकल्ट टू पॉलिश देम। इनकी पॉलिशिंग हाई हार्डनेस इनकी एडवांटेज में आती है, लेकिन इनके डिसएडवांटेज में ये है कि ड्यू टू हाई हार्डनेस इट इज़ नॉट ईजी टू पॉलिश दीज एलॉयज, so they need a specialist equipment and a specialized technique for their polishing, and the technique is called electrolytic polishing, जिसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जाता है। एलॉय को कैथोड पे रखा जाता है, सॉरी एनोड पे रखा जाता है, और जो दूसरा हम कोई ना कोई और मेटल उसको हम कैथोड बनाते हैं। आपको पता है कैथोड पे हमेशा डेपोजिशन होती है। तो एलॉय को इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग में जब डाला जाता है, करंट पास किया जाता है, तो हमारे एलॉय के ऊपर से जो एक्सेस एरियाज हैं या एक्सेस आइंस हैं वो रिमूव हो के कैथोड पे जाके दिखाना शुरू हो जाता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट यूजुअली टेक्स अबाउट 8 to 10 आवर्स। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वंस यू इलेक्ट्रोलिटिकली पॉलिश द एलॉय, इट विल मेंटेन द पॉलिश फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पॉलिशिंग का फायदा ये कि जो पॉलिश क्राउन और ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर काफ, सलाइवा, बैक्टीरिया डिपॉजिट्स नहीं हो सकते क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं, वो शाइनी होते हैं, उनके ऊपर कोई डेब्रिस जाके जमा नहीं हो सकता। डेब्रिस का मतलब है कि आप जो खाना खा रहे हैं, डेब्रिस आपके फ्लास्क में से भी आता है। पेलिकल की एक लेयर बनती है, आपको पता है कि 24 घंटे तक जब हम खाना खाने के बाद अगर ब्रश ना करें तो सबसे पहले एक पेलिकल की लेयर बनती है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। वो पेलिकल की लेयर 24 घंटों के बाद फ्लास्क में चेंज होना शुरू होती है। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जितनी भी आपके मुंह में रेस्टोरेशंस हैं, जितनी भी कोई फिलिंग लगाई गई है, कोई क्राउन है, कोई रिज है, उसको पॉलिश होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो दूसरी टाइप के बेस मेटल एलॉयज हैं हमने बात की थी, इससे पहले कोबाल्ट, क्रोमियम और निकल की बात की थी। अब हम बात करने लगे हैं टाइटेनियम एलॉयज। Titanium alloys are composed of titanium, chromium, nickel, molybdenum, silicon, manganese, ferrous and carbon. कार्बन मैंने आपको बताया था कि यील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। टाइटेनियम एलॉयज आर प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का फायदा ये है कि ये क्रोमियम और निकल से भी हाफ वेट के हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो वेट है वो आपके नोबल मेटल एलॉयज का होता है। जैसे आपका अगर गोल्ड का क्राउन है, उसका वेट सपोज अगर 8 ग्राम्स है, तो आपके नोबल मेटल, आपकी बेस मेटल एलॉय जैसे कोबाल्ट के क्रोमियम का बना हुआ एलॉय है और उसका आपका कोई क्राउन या ब्रिज बना हुआ है, तो उसका वेट 4 ग्राम्स होगा। और अगर आप टाइटेनियम में वो बने यानी बेस मेटल में अगर आप मजीद टाइटेनियम पे चले जाते हैं तो फिर आपके क्राउन का वेट सिर्फ 2 ग्राम्स रहेगा, यानी वो ऑलमोस्ट बेस मेटल एलॉय से भी हाफ है। अच्छा जी, can you hear me? Please let me know. If you cannot hear me, then please mention in the chat box because there was some interruption in the internet connection. I hope things are clear now. जी, तो रिगार्डिंग द बेस मेटल एलॉयज मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम टाइटेनियम इस्तेमाल करें तो टाइटेनियम में हमें बहुत सारी आइडियल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। टाइटेनियम का एक फायदा है कि इट्स द मोस्ट बायोकम्पैटिबल एलॉय लाइक गोल्ड बिकॉज इट डू नॉट ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं होता। इसकी अपनी जो पेस्टिवेशन की लेयर है दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम एक क्रोमियम ऑक्साइड बनाता था, मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड पेस्टिवेशन। इसी तरह टाइटेनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं जिसको हम टाइटेनियम ऑक्साइड कहते हैं, और इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। टाइटेनियम का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो रिजिडिटी है, बिल्कुल एल्वेओलर बोन जैसी, इसकी इसको इम्प्लांट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइटेनियम का एक फायदा ये कि जब एज एन इम्प्लांट इसको टिश्यू में डालते हैं तो इसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। ये हमारी बोन के साथ बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव बॉन्ड बनाता है। दैट्स द रीजन कि दैट वी प्रेफर टाइटेनियम। टाइटेनियम से इन्फ्लेमेशन और एलर्जीज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। टाइटेनियम एलॉयज दे हैव हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिन स्टूडेंट्स ने नया ज्वाइन किया है, आप सभी
आई जस्ट वांट टू मेंशन कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि मटेरियल जो है वो कितना रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट मींस कि वो कितना लोड सस्टेन कर सकता है। जैसे ग्लास की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती। ग्लास पे अगर आप उसकी ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालें, इतना लोड डालें जैसे अगर वो 10 ग्राम्स का लोड सस्टेन कर सकता था और आपने 11 या 12 ग्राम डाल दिया, तो वो ना तो बेंड करेगा, ना वो दबेगा, बल्कि वो सीधा सीधा टूट जाएगा। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं हम कहते हैं कि जो रिजिड है उनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। टाइटेनियम की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है बट इट इज़ नॉट ब्रिटल। मेंशन करने वाली बात ये है कि इट इज़ एन एलॉय। कास्टेबिलिटी, हम इसको जब कास्ट करते हैं, कास्टिंग का प्रोसीजर करते हैं, तो इसमें बहुत कम डिफेक्ट्स आते हैं क्योंकि इसके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत महंगा आता है। इसकी कास्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं और इस वजह से एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। मगर इस स्पेशल इक्विपमेंट की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ टाइटेनियम, लेकिन वंस यू यूज़ इट सो यू विल गेट अ परफेक्टली मेड कास्टिंग जिसमें किसी किस्म का कोई एरर ना ना कहीं एक्सेस एरियाज हैं, ना पुराने हमेशा कंपैटिबिलिटी में आती है। क्योंकि अगर आपके मुंह में एक प्रोस्थेसिस है, चाहे वो क्राउन है चाहे वो ब्रिज है, और उस पर जंग लग गया है, टार्निश हो गई है या क्रोजन हो गई है, तो इस केस में वो आयंस आपके बॉडी सिस्टम में जाएंगे, सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे। वो एलॉयज जो रस्ट नहीं करते, जो क्रोज नहीं करते, जिन पे जंग नहीं लगता, उनके लिए हम कहते हैं कि जी उनकी बायो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इट मीन्स suitable because it has high tarnish and corrosion resistance। ठीक है, दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि टाइटेनियम का आपने ऑयल लगाया और बेसिकली जैसे ही चाय पी तो वो उसको बहुत गर्म लगना शुरू हो गया, तो वो कहेगा जी मेरा मुंह इसके मुंह को नहीं हिलाएगी अगर उसके मुंह में क्राउन है। एंड पोस्टिंग के साथ बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। ऊपर लेयर होती है पोस्टिंग की या रेजिन की, कॉम्पोजिट रेजिन की लेयर लगाई जाती है। इन दोनों के कलर्स हमारे डिस्टिंक्टली जैसे होते हैं। जैसे कि पेशेंट का 4-6 मिसिंग है तो उस पर जो ब्रिज लगाया जाएगा उसका कलर ऐसा होगा जो हमारे बाकी दांतों से मिलता जुलता हो, ताकि बिल्कुल ना पता चल सके कि आपने कौन सा ब्रिज लगाया है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के मुंह में प्रोस्थेसिस लगे होते हैं, आर्टिफिशियल टीथ लगे होते हैं, इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट कि वो आर्टिफिशियल तो लगा है, बिकॉज द चॉइस इज मेड बाय शेड सिलेक्शन। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था कि आप उसको परफेक्ट करते हैं शेड। और शेड्स आपको पता है कि हमारे पास येलो से येलोइश ब्राउन की रेंज में शेड्स आते हैं ह्यूमन टीथ। ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ बेस मेटल alloys are used. Internet connection is getting unstable. If there is any issue in the reception, please let me know. Okay, so now we are going towards the application of base metal alloys। हमने एक बहुत brief overview लिया base metal alloys का, जिसमें कि हमने देखा कि base metal alloys जो हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स सी कि उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। Base metal alloys are used for making inlays and onlays। I will repeat, inlays कि आपने जैसे क्लास बनी थी तो अमूमन फिर ये फिलिंग्स लैब में बना के पेशेंट के मुंह में बनाया जाता था। इट वाज देन सीमेंटेड ऑन द पेशेंट्स टू। कि अब भी ये बनते हैं अगर हमें लगता है कि फिलिंग्स बहुत डीप है और वहाँ पर कंपोजिट या एमालगम या सीमेंट सस्टेन नहीं करेगा, तो फिर हम वहाँ पे मेटल लगा देंगे।
ऑनलेस क्राउन से छोटे होते हैं। आप ये समझते हैं कि पेशेंट का 1/3 टूथ ब्रोकन है या उसमें केरीज है, और इस तरह के पैटर्न की केरीज है कि उसमें वॉल्स नहीं बनती, कोई सपोर्ट नहीं है, तो फिर ऑनलेस बनाए जाते हैं। कास्ट पोस्ट ये होती है कि पेशेंट के मुंह में रूट कैनाल हुई हुई है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको पता है इसमें दांत को डेड करते हैं, क्योंकि आपकी जो केरीज है वो पेशेंट के पल्प से आगे चली जाती है, पल्प तक चली जाती है। पल्प आपका पावर हाउस है, यू नो ऑल द न्यूट्रिशन इज इन योर पल्प, सारी नर्व्स की, सारी सेंसिटिविटी, हर चीज़ में पल्प में है। द केरीज गोज टू द पल्प, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। उस केस में फिर पल्प तक दांत को ग्राइंड किया जाता है, सारी केरीज हटाई जाती है, और पल्प और पल्प कैनाल्स यानी आपकी जो रूट कैनाल्स होती हैं उनको भी क्लियर किया जाता है केरीज और डेब्रिस से। अब क्योंकि सारा पल्प निकाल दिया जाता है क्योंकि वो नेक्रोटिक है या वो इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद सारी की सारी आपके पल्प को भी और रूट कैनाल्स को भी फिल किया जाता है फिलिंग मटीरियल से। इस सारे प्रोसेस में दांत की फाउंडेशन खत्म हो जाती है, दांत का जो कोरोनल पार्ट है, जो क्राउन है, वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है। अब आपको फिलिंग करनी है, लेकिन फिलिंग जाहिर है कि आप हवा में तो कर नहीं सकते, सो यू नीड टू स्क्रू अ पोस्ट इन द पल्प चैम्बर। इसका आप कील लगाते हैं, उसको स्क्रू करते हैं, पोस्ट इज लाइक सो। ये भी मेटल की बनी हुई होती है आजकल। पोस्ट हमारे पास रेजिन या कॉम्पोजिट्स की भी आती है जो बिल्कुल दांत के रंग की होती है, वो लगाई जाती है। इट्स लाइक अ पिलर, जैसे आप एक कंक्रीट का पिलर डाल दें और उसके आसपास सारी साइड्स पे फिलिंग कर दीजिए, और ऑफ द पोस्ट आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि अदरवाइज जाहिर है एक दांत ऐसा है जिसका 2/3 पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई बॉल भी नहीं है, तो आप अगर फिलिंग लगाएंगे, जितनी मर्जी अच्छी फिलिंग लगा लें, तो वो सस्टेन नहीं करेगी। पोस्ट ऐसे केसेस में लगाई जाती है जबकि इनलेस और ऑनलेस भी लगाने मुश्किल हो, ऐसा ऐसा पैटर्न हो दांत के टूटने का कि आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस बोलती हैं कि पेशेंट के दांत टेढ़े हैं, अब आपने उसको रिमूवेबल वायर लगानी है या फिर फिक्स ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस लगानी है। सारे केसेस में जो मेटल्स की जो वायर्स बनती हैं, जो कनेक्टर्स लगते हैं, जो सेपरेटर्स हैं, ये सब चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती हैं। पोर्सिन फ्यूज टू मेटल रेस्टोरेशन, ये वही है ऐसा क्राउन या ब्रिज जिसके ऊपर पोर्सिन है और उसको आपने नीचे मेटल से फ्यूज किया हुआ है। पोर्सिन लगाने का मकसद ये है कि एस्थेटिक्स अच्छी है, बिल्कुल दांत आपके जिसम टीथ के रंग का होगा, और मेटल जो है नीचे स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। ये एप्लीकेशंस हैं बेस मेटल एलॉयज की डेंटिस्ट्री में। As porcelain fused to metal alloys, they have high modulus of elasticity, यानी they are very rigid, but they are not brittle. I mentioned they are not brittle. ये टूटते नहीं आराम से, मगर ये बहुत देर तक लोड को सस्टेन करते हैं, एंड दे डू नॉट ब्रेक। दे हैव हाई हार्डनेस। हार्डनेस के लिए तो यू हैव टू पॉलिश देम इलेक्ट्रोलाइटिकली, बट वंस इट्स बीइंग पॉलिश्ड दे मेंटेन द पॉलिश फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। डिसएडवांटेजेस, दे हैव डिफिकल्ट कास्ट। टाइटेनियम, अगर आप बेस मेटल अलॉयज में कंपैरिजन देखें, कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज जो उनकी कास्टिंग डिफिकल्ट है, टाइटेनियम की कास्टिंग थोड़ी आसान है, ठीक है। टाइटेनियम इसलिए आसान है क्योंकि इसका इक्विपमेंट स्पेशलाइज्ड है, इनके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं होता। 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका कास्टिंग टेम्परेचर होता है, और ये अलॉय लाइट वेट होते हैं। जितना टेम्परेचर हाई होगा, कास्टिंग डिफेक्ट्स के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। इस तरह से इनकी कास्टिंग में बबल्स आ सकते हैं, पोरोसिटीज बन सकती हैं, रफ सर्फेसेस आ सकती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जब इनको पोर्सलिन के साथ फ्यूज़ किया जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ एट टाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होती है, वो लेयर इनकी और पोर्सलिन के दरमियान सैंडविच हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सैंडविच वो बॉन्ड एट टाइम्स अफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, इट्स अ हाई टेक प्रोसीजर, और इसे हम इस वजह से करते हैं कि बेस मेटल alloys have high hardness value as compared to gold alloys, so they need specialized equipment. This electrolytic polishing may we make the restoration as in anode, जहाँ से रफ एरियाज मैंने आपको बताया था कि डिप्लीट होना शुरू होते हैं, उतरना शुरू होते हैं, और दूसरा मेटल हम कैथोड बना देते हैं जिसपे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये एक एफिशिएंट पॉलिशिंग प्रोसीजर है। मैंने इसमें मेंशन किया था कि 8 से 10 घंटे का प्रोसीजर है। इट रिड्यूसेस टाइम इस चक्कर में कि वरना तो आपको 2, 3, 4, 5 दिन तक पेशेंट को बार बार बुला के रेस्पिरेशन को पॉलिश करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग से ये होता है कि आप एक ही दफ़ा 8 से 10 घंटे में
उसको सारा पॉलिश करवा लेते हैं लैब से, और फिर वो पॉलिशिंग मेंटेन रहेगी। इससे एक बहुत अच्छी शाइनी और स्मूथ सर्फेस आती है एंड रेस्टोरेशन लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। This is a very, very, very important comparison, and it is one of the most favorite question of the examiners. ठीक है जी। When we compare base metal alloys with type 3 gold alloys, gold में आपको बता दूं भी, आप पढ़ेंगे भी gold alloys, अभी आपने डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड पढ़ा है जो कास्टिंग गोल्ड alloy नहीं। ठीक है, अभी आप कास्टिंग वाला गोल्ड alloy पढ़ेंगे जिसमें 1, 2, 3 और 4 टाइप्स आते हैं। टाइप 1 में गोल्ड सबसे ज़्यादा है और टाइप 4 में गोल्ड सबसे कम है और कॉपर सबसे ज़्यादा है। बेसिकली एलॉय गोल्ड, कॉपर, पैलेडियम, I प्लैटिनम के बने हुए होते हैं। आप याद रखें कि गोल्ड एलॉय में गोल्ड टाइप 1 में गोल्ड ज़्यादा है और कॉपर कम है, तो दे आर मोर डक्टाइल एंड दे आर लेस हार्ड। टाइप 4 में जैसे आप 1, 2, 3, 4 तक जाएँ तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कॉपर ज़्यादा होता जाता है और गोल्ड कम होता जाता है। इसी तरह से कॉपर बढ़ता है, एलॉय की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है, और इस तरह के एलॉयज जो हैं टाइप 3 और टाइप 4 वाले, ये हेवी प्रोस्थेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे पार्शियल डेंचर आपने बनाया है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है पेशेंट का। पार्शियल डेंचर मैं आपको बता दूं, पार्शियल का मतलब होता है कि कुछ मिसिंग दांत के पेशेंट के मुंह में, उस पर आपने डेंचर लगाया है। डेंचर एक रिमूवेबल अप्लायंस है, ठीक है। अगर आप फिक्स लगाते हैं तो वो ब्रिज है। आपने सुना होगा कि पेशेंट्स कहते हैं कि हम फिक्स दांत लगाए, ब्रिज। अगर पेशेंट के दांत मिसिंग है, वो फिक्स नहीं लगवाना चाहता, या एस के दांत एल्वियो बोन की हालत है कि उसको फिक्स नहीं लगाए जा सकते, नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्शियल डेंचर। पार्शियल डेंचर इज अ रिमूवेबल अप्लायंस, उतरने चढ़ने वाले प्लेट के साथ दांत लगते हैं एंड दे आर चीप, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो टाइप 3 गोल्ड एलॉयज अमूमन उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो कास्ट एलॉयज हैं, उनको कास्ट करके उन पर डेंचर बनाया जाता है। So I mentioned कि gold alloys have high density. Gold alloys have high density, they are very heavy, and base metal alloys have low density, they are light in weight, and they have more casting defects. High density आपने देखोगे जब कोई dense fluid होता है, अगर आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालें तो वो बड़े आराम से डल जाता है, आप उसको आराम से साफ भी कर सकते हैं। लेकिन लाइट वेट के फ्लूइड्स जो हैं उन्हें डालते हुए या उन्हें दूसरे कंटेनर में पोर करते हुए अमूमन पोरोसिटीज और बबल्स आ जाते हैं। Same goes with the casting base metal alloys. Base metal alloys with high fusion temperature, उनके लिए ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम का नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि उसका फ्लेम एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है और ओवर हीटिंग भी हो जाती है। तो आप समझ लें कि आपका एलॉय जल जाता है, उसमें अनवांटेड या अनडिजायरेबल ऑक्साइड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है। इसकी कास्टिंग टेम्परेचर लो है, इट इज़ अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूजन टेम्परेचर क्योंकि गोल्ड का लो होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम की या इसमें जलने के चांसेस ज़्यादा नहीं। बिकॉज ऑफ हाई फ्यूजन टेम्परेचर दे श्रिंक मोर। आपको पता है कि मेटल्स का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हाई होता है, ये जितना हीटिंग पे श्रिंक करते हैं उतना ही ये कूलिंग पे और ज़्यादा जितना हीटिंग पे एक्सपैंड करते हैं ये कूलिंग पे उतना ही ज़्यादा श्रिंक करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हाई फ्यूजन टेम्परेचर है तो बहुत हाई टेम्परेचर जाएगा एलॉय का, बहुत ज़्यादा ये मेल्ट होगा और बहुत ज़्यादा ये गर्म होगा, उस वक्त बहुत एक्सपैंड होगा। फिर ये उतना ही ज़्यादा श्रिंक करेगा जब ये ठंडा होगा, ऐसे इनमें श्रिंकेज ज़्यादा होगा। गोल्ड एलॉयज की श्रिंकेज कम है क्योंकि कास्टिंग टेम्परेचर कम है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंड भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई श्रिंक भी नहीं करेंगे। Tensile strength of base metal alloys and proportional limits are adequate. Proportional limit मैंने आपको बताया था कि ये वही लिमिट है जो उस वक्त आती है कि जब हम उतना लोड डाल लेते हैं जो आपके मटेरियल की लिमिट को क्रॉस करता है। ये उसके बाद भी इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट हाई है, एडिक्वेट है और हाई है। So it means it's like 250 grams. It's like 250 grams of an alloy. तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक एलॉय पे 250 ग्राम्स का लोड डाला और उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी 235 ग्राम्स थी, तो 235 ग्राम्स के बाद भी ये लोड को सस्टेन कर लेगा, ये फॉल नहीं टूटता। गोल्ड की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ और प्रोपोर्शनल लिमिट एडिक्वेट होती है, गोल्ड भी इतने आराम से फ्रैक्चर नहीं होता। दे हैव हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो दे हैव हाई प्रोपोर्शनल लिमिट।
यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई वुड से इट्स लाइक कि अगर इसकी 240 है, 240 ग्राम्स का लोड ले सकता है बेस मेटल एलॉय, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो आप समझ लें कि गोल्ड जो है वो 230 ग्राम्स का ले सकता है। इतना इनमें डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इतना डिफरेंस आता है, लेकिन लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दे हैव लो डक्टिलिटी। तो जब इनके क्राउन और वेजेस बनते हैं तो जो इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रूव्स वगैरह हैं, वो वैसे नहीं इतने अच्छे बनते जितने अच्छे गोल्ड के साथ बनते हैं, बिकॉज गोल्ड इज हाईली डक्टाइल। दे हैव हाई हार्डनेस, डिफिकल्ट पॉलिशिंग, दे नीड इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग, दे हैव लो हार्डनेस एंड दे आर इजी टू पॉलिश। ठीक है जी। कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कनेक्टर्स बनाने के लिए, जो कि पार्शियल डेंचर द पार्ट है, बिकॉज दे हैव हाई प्रोपोर्शन। तो हाई स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्लास्प आर आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्शियल डेंचर। ठीक है। क्लास्प नीड लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दे नीड हाई प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि क्लास्प जो है वो वैसे भी फोल्ड किए जा सकते हैं, थोड़े से रेजिलियंट हो। कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज को हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं क्लास बनाने के लिए, बट दे आर नॉट अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर क्लास मेकिंग। ठीक है। इनके बजाय अगर हम गोल्ड का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट दे आर बीइंग यूज्ड। For nickel chromium alloys, if we go for nickel chromium alloys, they well fit the margins of casting क्योंकि nickel have good ductility। आपने ऐसे कनेक्ट करना है चीज़ों को, ऐसे एसोसिएट करना है प्रॉपर्टीज को। निकल इज डक्टाइल, कास्टिंग बहुत अच्छी बनती है और मार्जिन बहुत अच्छी बनती है। ठीक है। वंस द मार्जिन आर प्रॉपरली बिल्ट तो दे विल फिट perfectly on the patient's stomach. ठीक है। They have high ductility, that's why they are suitable for crown and bridge work because they simulate or they copy good occlusal anatomy। गुड occlusal anatomy का मतलब है कि पेशेंट का दांत है टूटा हुआ है, आप लोगों को क्राउन लगाना है, पेशेंट आपके पास उसके ऊपर जो सिमुलेटेड आप जो क्राउन बनाएंगे उसके ऊपर हूबहू वही एनाटमी होनी चाहिए जिससे पहले इस दांत पे मौजूद थी। वही ग्रूव्स होंगे, वही पिट्स होंगे, वही फिशेज होंगे। यही रीज़न है कि आपको ओरल बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये दांत का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जितनी भी रेस्टोरेशन करते हैं उस स्ट्रक्चर को जहन में रख के करते हैं क्योंकि ऊपर वाले दांत में उसके साथ अक्लूड करते हैं। So this simulate good occlusal anatomy means that they copy the good occlusal anatomy. So this was all about the base metal alloys for today. Okay, I hope the lecture was clear and things were all clear. Okay, if you want to ask any question, I am here for you. And देखिएगा जरा, इसको ही ऑन करना होगा है ना। ठीक है जी। So this is all about the base metal alloy today. ठीक है। This was all about the base metal alloys today. I hope the lecture was clear. मैंने इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया है मगर आपने देखा होगा कि मैंने इसमें स्लाइड्स कम रखी हैं। द रीज़न फॉर पुटिंग लेस स्लाइड्स वाज टू ग्रैब द अटेंशन एंड योर फोकस। मैंने ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँ सब उसकी बजाय कि मैं टेक्स्ट ज़्यादा डालूँ स्लाइड्स पे। आई होप द चैप्टर वाज ऑल क्लियर। और अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे इस वक्त पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल आस्क यू द क्वेश्चन because we have 5 to 10 more minutes to go, so we can talk about the chapter with the background of the casting in mind. You can ask questions. Excuse me, देखिएगा आवाज आ रही है। So what are base metal alloys? What is in your mind? Just give me the answer in one word or two words. आप क्या समझते हैं कि बेस मेटल alloys कौन से alloys या कैसे alloys? What is your actual concept of the chapter right now?
This is something which I would like to ask at the moment. B class, I'm waiting for your response. What are base metal alloys, or what type of alloys they are? It's a question to the whole class. What are base metal alloys? I need a brief answer. To the point and brief answer. आपके जहन में अभी तक आपने जितना लेक्चर कल का लिया है और आज का लिया है, उससे आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट बना है कि what type of alloys they are? Are they strong? Are they brittle? Are they weak? What type of alloys they are? For your key background, I would like to mention कि base metal alloys are casting alloys. मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट्री में alloys को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या तो कास्टिंग होती है या फिर इनको रॉट alloys के तौर पे यूज़ करते हैं. रॉट alloys का मतलब ये है कि उन्हें रूम टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, और कास्टिंग alloys वो alloys होते हैं जिन्हें कि हम आप ये समझ लें कास्ट करके इस्तेमाल करते हैं, हीट करके इस्तेमाल होता है. Yes, they provide hardness. Tyra, what do you mean by the word? हाँ ठीक है, corrosion resistance. Yes, they provide hardness and they provide corrosion resistance. Yes, they are used for making crowns, and what else? Good. They are used to make cast metal restoration. अच्छा, cast metal का मतलब है all metal restoration. उसमें कोई पोस्टिंग नहीं लगा हुआ, उसमें कुछ नहीं लगा. तो ये कास्ट मेटल रेस्टोरेशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पोस्टिंग यूज टू मेटल रेस्टोरेशन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. कौन कौन से अलॉयज इनमें आते हैं? What type of the alloys are included in this category? जिनके नाम आपको याद है वो बताइए. Do they include gold? Do they include palladium? Do they include platinum? अभी तक जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया वो ये है कि दे प्रोवाइड हार्डनेस एंड corrosion resistance. ठीक है, दे आर यूज फॉर मेकिंग crowns, दे आर यूज फॉर मेकिंग cast metal restoration. Yes, good. They include nickel chromium alloys, and what else? और क्या इनमें? बेसिकली तीन ही कैटेगरीज हैं, बाकी जो बीच में नाम आते हैं छोटे छोटे अलॉयज के वो मॉडिफाइड्स हैं या वो अलॉइंग एलिमेंट्स. वी हैव निकल क्रोमियम, देन वी हैव कोबाल्ट क्रोमियम, एंड देन वी हैव टाइटेनियम. ठीक है, ये तीन टाइप्स. फिर जब इनकी कॉम्पोजिशन आप पीछे लिखने लगेंगे तो फिर आप लिखेंगे निकल क्रोमियम में निकल क्रोमियम, और उसके साथ मॉडिफाइड्स. कोबाल्ट क्रोमियम में लिखेंगे आप कोबाल्ट कितना है, क्रोमियम कितना है, निकल कितना है, और उसकी कॉम्पोजिशन लिखेंगे. टाइटेनियम अलॉयज आएंगे. टाइटेनियम आपके पास दो तरह का है, हम देख लेते हैं कि वी हैव टाइटेनियम अलॉयज में हमारे पास आते हैं प्योर कमर्शियली प्योर टाइटेनियम अलॉयज, और टाइटेनियम एक तो खाली टाइटेनियम होता है जो कमर्शियली प्योर टाइटेनियम है, और दूसरी टाइप जो आती है वो टाइटेनियम अलॉयज की आती है, जिसमें हमारे पास टाइटेनियम, निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैंगनीज, फेरस एंड कार्बन. ठीक है, इसमें एक पैसिवेशन का जिक्र हुआ है. पैसिवेशन आप जब किताब से पढ़ेंगे तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, पैसिवेशन इज रिटन इन द फंक्शन ऑफ द alloying elements. पैसिवेटिंग एक लेयर बनती है पैसिवेशन की, और the layer is made by which element? The layer is made by which metal? I want to ask. It's one of the favorite MCQ question. बेस मेटल अलॉयज में कौन सा मेटल ऐसा है जो पैसिवेशन प्रोवाइड करता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स.
You have the screen in front of you. You can actually read and then you can tell. Which metal in base metal alloys provide passivation? Now here's one answer. Chromium. G Siran. Good, it's chromium butadiene. You are right, it's chromium. Chromium कैसे पैसिवेशन देता है? पैसिवेशन का मतलब क्या होता है? चलिए मुझे आप ये बता दें. So what is the meaning of passivation? जी सामा, it makes a layer. ठीक है? It makes a layer and it actually makes a layer which is a strong barrier against the corrosion. Okay? This makes the corrosion less effective. Yes, very right. क्या आप barrier लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी layer इतनी strong हो जाती है ऑक्साइड की, तो उसके ऊपर कोई अनडिजायरेबल ऑक्साइड बनने नहीं देता. Very true. ठीक है? अच्छा, any question which you would like to ask me from this chapter? हमने basement के alloys पढ़े. इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि बेसमेंट के अलॉयज कौन कौन से हैं, उनकी मेन कैटेगरीज कौन सी है और हर कैटेगरी की क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, विच आर देयर क्लिनिकल एप्लीकेशंस, हर अलॉइंग एलिमेंट का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, फिर इनका कंपैरिजन टाइप की गोल्ड अलॉयज के साथ, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जो बेसमेंट अलॉयज इसमें इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग का जिक्र है. इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग में काफ़ी नोट्स आ चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है. पैसिवेशन पे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज पैसिवेटिंग लेयर और व्हाट इज पैसिवेशन. देन a question may comes from the modifiers. Modifiers वो एलिमेंट्स होते हैं जो कम अमाउंट में डाले जाते हैं. आपके सामने एक स्लाइड है. कैन यू टेल मी कि व्हाट आर द मॉडिफायर्स इन बेस मेटल अलॉय? आपके बिल्कुल सामने अलॉयज में उन तीन कौन से डाले जाते हैं, तो मॉडिफायर कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं जो एज अ मॉडिफायर बेस मेटल अलॉयज में डाले जाते हैं, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन है. जी हाँ, so now you can hear me. What are the modifiers which can be added to the main components prime then typical basement alloys में. इसके अलावा there is an account on other alloys too. आप इस स्लाइड पे मुझे देख के बताइए कि इसमें मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं जो बेस मेटल अलॉयज में, या ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. जी, आई एम आस्किंग विद द रेफरेंस टू द स्लाइड. ठीक है, आई एम आस्किंग विद द रेफरेंस ऑफ द स्लाइड. जी, मैंगनीज या मैग्नीशियम ये मॉडिफायर है. जी, कार्बन मॉडिफायर है. एंड व्हाट एल्स? आयरन इज अ मॉडिफायर, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रेस अमाउंट में डलती हैं. ठीक है, और इस प्रैक्टिस का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे. देखिए, चीज़ें आपके बिल्कुल सामने हैं, लेकिन सवाल मैंने बिल्कुल सिंपल आपसे पूछा है. तो इस प्रैक्टिस का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कंपोनेंट्स किसी भी चीज़ के अलग होते हैं और जो कंपोनेंट्स ट्रेस अमाउंट में या थोड़ी डाले जाते हैं वो अलग होते हैं. कार्बन, आयरन एंड सिलिकॉन
इसमें अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि राइट द प्राइमरी कॉम्पोजिशन ऑफ एनी मटेरियल, तो आप सिर्फ वो चीज़ें लिखेंगे 2 या 3 जो मेजर है, उनकी परसेंटेज लिखेंगे। यस, सीधे कॉपर भी है, उनकी परसेंटेज भी लिखेंगे, उनका फंक्शन भी लिखेंगे। आप इस चीज़ पे वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि आप हर हर चीज़ का नाम लें, ठीक है। The purpose of this practice is to mention the things. अच्छा, tomorrow's your test. You'll have 40 or 45 MCQs, I guess. So you have 6 SCQs and you have to type all those SCQs on the screen. Okay, as per instruction from the administration, अभी तक तो हमें यही बताया गया है, ठीक है। I don't know if they change the things at the last moment or at the 11th hour, but till now it has been decided कि आप जो SCQs करेंगे वो डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे टाइप करेंगे। तो यू शुड हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड। और इस तरह सब कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता कहीं से। तो बी वेरी केयरफुल थिंग्स बिकॉज दे आर बीइंग मॉनिटर्ड वेरी स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके पास 40 से 45 एमसीक्यूज होंगे एंड यू विल हैव 5 और 6 एससीक्यूज, ठीक है। 6 एमसीक्यूज हमने दिए, मे बी वो कम कर लें या मे बी अब हमसे और मांग लें, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट इतने ही एससीक्यूज हैं। वैसे ही है कि सारी वेटेज आपके अर्ली सेशंस में जाएगी क्योंकि आपका अर्ली सेशन भी प्लान है और वो भी होना है, ठीक है जी। कोई सवाल जो आप मुझसे इस चैप्टर के हवाले से पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी विद द रेफरेंस ऑफ योर टेस्ट, जो आपका अपकमिंग टेस्ट है। दूसरा टेस्ट आपका सैटरडे को आ रहा है विच इज़ ऑन जितम, ठीक है। कल आपका इम्प्रेशन मटीरियल्स पे के बाद जो आपका टेस्ट रखेंगे वो कास्टिंग पर है, और कास्टिंग के साथ आई गेस या तो मैं इन्वेस्टमेंट्स डालूंगी या फिर वैक्सेस डालूंगी। विल सी व्हाट टू डू, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द बेस मेटल alloys, and you are going to have your next chapter of the section of metals tomorrow, which is on wrought alloys, ठीक है। ब्रॉड अलॉयज में हम इस तरह से करते हैं कि जी हम पहले या तो नोबल मेटल अलॉयज खत्म कराएंगे या फिर कल रॉड अलॉयज करेंगे। प्लान यही था कि हम रॉड अलॉयज करेंगे, बट वील सी टुमारो इंशाल्लाह। जी क्लास, इफ यू हैव एनी कंसर्न तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। इम्प्रेशंस के लिए मैं फिर रिपीट कर दूँ, you need to memorize the classifications of impression materials, their sub classifications। फिर सब क्लासिफिकेशंस में जो उनकी टाइप्स आती हैं, उनकी कॉम्पोजिशन आती हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनको मिला के हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। देन यू शुड नो अबाउट द सेटिंग रिएक्शन और सेटिंग केमिस्ट्री ऑफ द मटेरियल्स। कौन से मटेरियल फिजिकली सेट होते हैं, कौन से केमिकली सेट होते हैं, म्यूको कंप्रेसिव मटेरियल्स कौन से हैं, म्यूको क्या कहना चाहिए, टाइप ऑफ इम्प्रेशंस क्या हैं, प्राइमरी इम्प्रेशन एंड सेकेंडरी इम्प्रेशन। प्राइमरी इम्प्रेशन मटीरियल्स कौन से हैं, सेकेंडरी इम्प्रेशन मटीरियल्स कौन से हैं, इम्प्रेशन मटीरियल्स को डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको कल के टेस्ट के लिए पता होनी चाहिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, and again I ask you about your concerns or your feedback on the sessions. If you have any problem, please let me know. Thank you. निकालिए। चार्जर मेरा ही है तो ये जरा प्लीज उतार दीजिए। थैंक यू।